हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। बहुत ही शानदार चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत होता है वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हमने बॉन्डिंग के बारे में देखा, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखा, मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट के बारे में देखा, रेजोनेंस के बारे में देखा, फॉर्मल चार्ज के बारे में देखा, लेविस स्ट्रक्चर के बारे में देखा। ये सारे के सारे चीज अपलोड किया जा चुका है छोटे छोटे वीडियो में। तो हम लोग छोटे छोटे ही वीडियो बनाते हैं जिससे कि आप लोग 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, जिससे कि स्टूडेंट है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2, जो कि मॉर्सन एंड बॉयल का चैप्टर है, और ये है हमारा मीथेन। और इसमें जो हमारा क्रस्ट पॉइंट है जिसे हम लोग बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड ट्रांजिशन स्टेट। नो डाउट ये दो चीज केमिकल रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है अपना, चाहे वो काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री के काइनेटिक्स में हो, चाहे इक्विलिब्रियम में। ये दोनों चीज आपको बहुत बार मिलेगा, और काइनेटिक्स में तो मिलना ही मिलना है, इससे आईआईटी जेईई के क्वेश्चन आते हैं। साथ में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो वीडियो कुछ ज्यादा होगा बट छोटा छोटा वीडियो होगा, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। सबसे पहले है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीथेन से स्टार्ट करेंगे, और हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन क्या हो, हाइड्रोजन हो और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन हो, सिर्फ इसके अलावा कुछ ना होगा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और इसका एक अलग डिवीजन है, राइट। तो हाइड्रोकार्बन को स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है दो फैमिली में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन आर डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लास। ठीक है, तो ये क्लास हम कहेंगे कि टू मेन क्लास है, फैमिलीज नहीं कहेंगे, क्योंकि फैमिलीज जो है हमारा जब हम कहेंगे ये फैमिलीज है तो उसमें रिलेशन होगा जो कि लगभग लगभग सेम होगा, मतलब प्रॉपर्टी उस फैमिली की सेम होगी, क्योंकि डिवीजन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर के हिसाब से किया गया है, और स्ट्रक्चर में अलग अलग फैमिली के हिसाब से सारा स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है, उस हिसाब से पढ़ते हैं। तो पहला है मेन क्लास में एलिफैटिक, एलिफैटिक, और दूसरा है एरोमेटिक, एरोमेटिक। अब एलिफैटिक क्यों है? एलिफर नाम का कुछ ग्रीक वर्ड था जिसे कि एलिफैटिक कहा गया, या फिर ये कहा गया कि पेट्रोलियम से मिलता है, इसमें फैट होता है, इसलिए एलिफैटिक कहा गया। ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? वैसा कंपाउंड जिसमें सुगंध हो। ठीक है, जैसे परफ्यूम, जिसमें क्या हो, हमारे पास सुगंध हो। तो इसमें आ जाएगा हमारा बेंजीन, आ जाएगा नैप्थलीन, आ जाएगा, बहुत सारे कंपाउंड आ जाते हैं, बट वो अभी हमारा चर्चा का विषय नहीं है। सिंपल सा हमारा जो चर्चा का विषय है कि दो मेन क्लास हो गया। अब इस दो मेन क्लास में जो है हाइड्रो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन डिवाइड है फैमिलीज में। किसमें डिवाइड है? अलग अलग फैमिलीज में। इसको ध्यान से रखना, ये हो गया फैमिली और ये हो गया मेन क्लास। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्लास। तो पहला जो है हमारा, अगर हम बात करेंगे एलिफैटिक कंपाउंड के फैमिली में, तो हमारा पहला आ जाएगा क्या? एल्केन, एल्केन। ठीक है, एल्केन के बाद अल्कीन, एल्कीन के बाद अल्काइन, अल्काइन, और इसके बाद हमारे पास और आ जाएगा साइक्लिक एनालोगस ऑफ एल्केन, साइक्लिक एनालोगस ऑफ एल्केन, या फिर हम कहेंगे साइक्लो अल्केन, राइट। तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा किसका? ये हमारा क्लास हो जाएगा एलिफैटिक में। और भी डिवीजन किया गया, बट बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस चीज को देखेंगे कि बेसिकली चार फैमिलीज में हम लोग देखेंगे एल्केन को डिवाइड किया गया। ठीक है, अब ये चार फैमिलीज में सबसे सिंपल कंपाउंड आता है हमारा एल्केन में, और इस एल्केन में सबसे सिंपल कंपाउंड क्या है? मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। तो कहते हैं ना कि सबसे छोटा चीज को पहले सीख लेते हैं, उसी पे बेस्ड हम सारे चीज को सीखेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे छोटा कंपाउंड जो कि मीथेन है इसके बारे में समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे और इसी के प्रॉपर्टीज को फिर हम एल्केन में देखेंगे, फिर थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, एल्कीन में जाएंगे, फिर अल्काइन में जाएंगे, तो बहुत चीज समझ में आने वाला है। अब यहां पे बात है कि जो क्लास है किस पे हुआ डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी कंपाउंड का प्रॉपर्टीज, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, या फिर किसी भी कंपाउंड का किसी रिएक्टेंट के द्वारा क्या रिएक्टिविटी होगा एक ही कंपाउंड के अलग अलग पार्ट में, या फिर एक रिएक्टेंट है और एक ही फैमिली के अलग अलग कंपाउंड है, उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ये सभी चीज डिपेंड करेगा उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे। सो मेन चीज क्या है कि जो कंपाउंड है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। वंस यू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज विल बी डिराइव्ड। मतलब यहां पे कहने का मतलब ये है कि आपको बेसिक अगर स्ट्रक्चर पता चल गया तो इस पे बेस्ड प्रॉपर्टीज को आप डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मीथेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। हालांकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्रक्चर देखा था हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, बट थोड़ा सा रिवीजन यहां पे कर लेंगे जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर में हमें स्मूथनेस मिले, राइट। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन जो होता है, हम लोगों ने देखा था लेविस स्ट्रक्चर में कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर करके बाय शेयरिंग CH4 बनाता है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। इस तरह से हम लोगों ने देखा था। और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो सभी भी फॉर्मल चार्ज 0 होगा, ठीक है। और बीटल पिक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि मीथेन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, मतलब मीथेन फॉर्मेशन के लिए अगर हमारा कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कुछ इस तरह होता है, और फिर ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। ये हमारा 2s हो जाएगा और ये हमारा 2s और ये 2p हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, 2p अलग अलग हुआ, 2p y इसको ले लेते हैं, 2p z ले लेते हैं, 2p x ले लेते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर हो गया। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2p x 2p y 2p z। अब ये मिक्सिंग होता है तो 4 अलग अलग sp3 ऑर्बिटल हमारा बनता है, ठीक है। और इसका एनर्जी 2s और 2p के एनर्जी के बीच में होगा, और ये चारों ऑर्बिटल जो है sp3 ऑर्बिटल बनता है, और ये sp3 ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी का है, इसको हम कहेंगे इक्वल एनर्जी। और चूंकि 4 अलग अलग ऑर्बिटल है जिसके सेंटर पे क्या है, हमारा कार्बन है न्यूक्लियस पे, तो ये 4 ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, दैट इज VSEPR, इस थ्योरी के हिसाब से ये चारों के चारों मैक्सिमम सेपरेशन पे रहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका जो sp3 का जो हमारा शेप होगा कुछ इस तरह का होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये एक sp3 का है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये मैक्सिमम सेपरेशन पे रहेगा। तो ये मैक्सिमम सेपरेशन तब पॉसिबल है जब इसका 3 डायमेंशनल शेप टेट्राहेड्रन हो। कहने का मतलब एक ऑर्बिटल ये, ठीक है, एक इस तरह, एक इस तरह और एक इस तरह, कार्बन यहां बीच में है, और ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। और जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन यहां पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो ये ओवरलैप हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये हमारा यहां पे ओवरलैप हुआ तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग है तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। सो अगर हम 3 डायमेंशनल में दिखाना चाहें, सो कार्बन, ठीक है, 1, ये वेज लाइन है, ये वेज लाइन जो ब्रोकन वेज लाइन होता है उसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है इनटू द प्लेन है, ठीक है। और ये हमने सॉलिड लाइन को ड्रॉ किया, इसका मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन टुवर्ड द व्यूअर है, ठीक है, इस तरह से। तो आपको यहां पे ये चीज नजर आएगा, ये टेट्राहेड्रल
अरेंजमेंट है इसका, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है टेट्राहेड्रल है अरेंजमेंट में है, और ये जो हाइड्रोजन है टेट्राहेड्रल के वर्टिसेस पे है। अब चूंकि ये हाईली सिमेट्रिकल है, बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो यहां पे ये देखा गया कि इसके बीच में जो एंगल है वो है 109.5 डिग्री, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो कार्बन कितना है 1.10 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम लोग कहेंगे 110 पिकोमीटर। ठीक है, कहीं पिकोमीटर में है और कहीं पे क्या है ये एंगस्ट्रॉम में है। तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है। और साथ में ये हाईली सिमेट्रिकल है, तो ये क्या कहेंगे हाईली सिमेट्रिकल। ओके, और क्या है इसमें अगर हम देखें तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 या 2.1 है। कुल मिला के अगर इस कार्बन में हम देखें ध्यान से, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन की तरफ पोलराइज होगा, इससे कार्बन पे डेल्टा माइनस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल में, ठीक है। बट क्या ये ओवरऑल पोलर मॉलिक्यूल है? बॉन्ड पोलर होगा थोड़ा सा, लेकिन चूंकि जो डाइपोल है ये क्या बना, डाइपोल बना, डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो बेसिकली जो रिजल्टेंट होगा सिमेट्रिसिटी के कारण डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अगर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आता है, सपोज CH4 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 CH4, दूसरा एक मॉलिक्यूल इसके पास आता है, तो नॉन पोलर के कारण इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। मतलब क्या है कि एक्स सच ये लगेगा नहीं, जैसे NaCl की हम बात करें तो NaCl Na+ और Cl- क्या होता है आयनिक फॉर्म में होता है, तो आयन के फॉर्म में यहां पे चार्ज सेपरेशन होता है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कूलम्बिक फोर्स लगता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है ये, और ये जो फोर्स है बहुत ही वीक होता है, और ये डिपेंड करता है किस पे? सरफेस एरिया पे। किस पे? सरफेस एरिया पे। तो जितना मॉलिक्यूल बड़ा होगा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। हालांकि नॉन पोलर होने के कारण इसमें जो वीक फोर्स है वो वंडर वॉल फोर्स है, और इस वीक फोर्स के कारण ये इतना कमजोर होता है कि रूम टेम्परेचर पे जो थर्मल एनर्जी है आराम से इसको ब्रेक कर देता है। तो इस कारण जो हमारे स्टेट ऑफ मैटर किस चीज पे डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी पे। थर्मल एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, तो वो गैसियस स्टेट में होगा। लगभग अगर दोनों बराबर होगा तो लिक्विड स्टेट में होगा। अगर थर्मल एनर्जी बहुत कम होगा एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो सॉलिड स्टेट में होगा। तो चूंकि थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो मीथेन जो है वो जनरली केस में होता है गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है, गैसियस स्टेट में होता है, ओके। और गैसियस स्टेट में होने के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा इसका -183 डिग्री होता है, ठीक है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट -183 डिग्री होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ये देखिए ये डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा समझने का है, ध्यान में रखना है कि -161.5 डिग्री सेल्सियस बहुत कम होता है। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल
का चेन बढ़ेगा। अगर इथेन होगा तो ये फिर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में इजाफा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया कि ये गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, नाउ मीथेन के बारे में अगर ये और भी ज्यादा जानना है तो अगर मीथेन को हम प्रेशराइज करके लिक्विड स्टेट में लाते हैं, लिक्विडिफाई करते हैं तो ये लिक्विड में चला जाएगा, लेकिन इसमें जो डेंसिटी होगा मीथेन का वो लगभग 0.4 ग्राम पर सीसी, या अगर हम कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी तो 0.4 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मीथेन जो है एक कलरलेस गैस है और मीथेन साथ में ऑर्डरलेस भी, ऑर्डरलेस के बारे में, कलरलेस गैस है ये बेसिकली। ठीक है, ओके, ऑर्डरलेस के बारे में देखेंगे, शायद ऑर्डरलेस होता है बट क्लियर नहीं है अभी। कलरलेस गैस है और साथ में ये देखिए कि जो मीथेन है वो किस में डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व की बात करें तो एक थंब रूल है। थंब रूल क्या है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व होगा। जैसे वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें NaCl डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि NaCl भी पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन वाटर में मीथेन गैस डिसॉल्व नहीं होगा। तो मीथेन गैस किस में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल गैस में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। और नॉन पोलर लिक्विड कह सकते हैं। तो इस मीथेन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेंजीन, ठीक है, या टाउरिन कह ले, या फिनाइल एंथ्रासीन कह ले, कुछ जो पोलर नॉन पोलर कंपाउंड है उसी में, एग्रोलीन कह ले, इसी में ये पेट्रोलियम ईथर में ये डिसॉल्व होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी आप मार्क कर लीजिए कि मीथेन कलरलेस के साथ साथ ऑर्डरलेस गैस भी होता है। ऑर्डरलेस, इसमें कोई भी सुगंध या दुर्गंध नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्स का। ठीक है, तो थोड़ा सा 2-4 मिनट और लगेगा वीडियो में। तो जो मीथेन है, वेट मिनट, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। सोर्सेज ऑफ मीथेन, जो मीथेन है CH4, ठीक है, ये हमारा एंड प्रोडक्ट होता है। एंड प्रोडक्ट किसका एंड प्रोडक्ट होता है? ठीक है, सो डीके ऑफ प्लांट, प्लांट का जब डीके होता है तो उसमें एंड प्रोडक्ट होता है। और प्लांट का डीके किस में होता है? एक तो ये हो सकता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन, और इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नॉट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना हो। तो मीथेन जो है एंड प्रोडक्ट है डीके ऑफ प्लांट का, जब वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो, दैट इज एनएरोबिक डीके ऑफ प्लांट। तो यहां से, जैसे कि कोयले का खान है, उसमें दबा हुआ है, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, तो वहां पे जो प्लांट है उसका जब डीके होगा तो वहां से क्या होगा कि जो प्लांट का लार्ज मॉलिक्यूल है वो छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा, डीके होगा, और उससे क्या निकलेगा? हमारा मीथेन गैस, जो नेचुरल गैस होता है, नेचुरल गैस। ठीक है, इसमें मेजर पार्ट मीथेन होता है, दैट इज 97% पार्ट क्या होता है? मीथेन होता है। CH4 CH3 लिख दिया। नेचुरल गैस में 97% क्या होता है? हमारा ये होता है। और बेसिकली जो मीथेन गैस है, अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे या फिर ठंडे वाले कंट्री में जाएंगे तो यहाँ पे बेसिकली मीथेन का जो रिएक्शन होता है वो बेसिकली एनर्जी के लिए होता है, गर्म करने के लिए। ओके, राइट। सो एनएरोबिक डीके ऑफ प्लांट, नेचुरल गैस जो होता है उसमें 97% हमारा मीथेन होता है। अब लाइफ प्रोसेस में बात करते हैं कि हाउ लाइफ इज एसोसिएटेड विथ मीथेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीथेन से स्टार्ट करने का एक और रीजन ये होता है, जनरली बहुत सारी केमिस्ट्री मानते हैं कि शुरुआत में प्रिमिटिव शुरुआती काल में जब अर्थ का एटमॉस्फेयर, जब लाइफ नहीं था, तब अर्थ के
एटमॉस्फेयर में क्या क्या हुआ करता था, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में मीथेन, ठीक है, और क्या होता था, अमोनिया ऐसा, हाइड्रोजन एंड वाटर। ये चार कंपाउंड अर्थ के एटमॉस्फेयर में भरपूर मात्रा में क्या होते थे, पाए जाते थे। तो लाइटनिंग जब हुआ, ठीक है, उस टाइम में लाइटनिंग मतलब हुआ होगा, अभी भी होता है। लाइटनिंग जब हुआ इसका मतलब एनर्जी हमारे वातावरण में आया, ठीक है, और इस एनर्जी के कारण फोटोन जो है, एनर्जी के कारण फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। फ्री रेडिकल रिएक्टिव पार्ट, जैसे मीथेन का फ्री रेडिकल बना होगा, हाइड्रोजन का बना होगा, तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, और जब ये रिएक्शन किया होगा एक दूसरे से आपस में, ठीक है, तब इसने एमिनो एसिड बनाया, ठीक है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नो डाउट। ये एमिनो एसिड फंडामेंटल है किसका, लाइफ का, क्योंकि डीएनए एमिनो एसिड से ही बनता है, ठीक है। तो यहां से ये कहा गया कि मीथेन इज द प्रीकर्सर ऑफ लाइफ। ये एक थ्योरी है, और इस थ्योरी को 1953 में एक साइंटिस्ट ने थे, ये थोड़ा इंफॉर्मेशन वाली चीज है, एक साइंटिस्ट थे जिसको नोबेल प्राइज भी मिला था। उनका नाम मैं यहां पे देख के बताऊंगा, याद तो है नहीं, हैरोल्ड सी यूरे, हैरोल्ड सी यूरे। इनको नोबेल प्राइज मिला था इस काम के लिए। इन्होंने क्या किया कि इसी चीज को लैब में, इस चीज से लैब में क्या पास करवाया, लाइट एनर्जी पास करवाया, और लाइट एनर्जी पास करवाने के बाद इन्होंने देखा कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म क्या क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, दैट इज मीथेन, वाटर, अमोनिया एंड हाइड्रोजन चेंज इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग एमिनो एसिड, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, प्रोटीन का, या जिसको हम स्टफ ऑफ लाइफ कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मीथेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेस के लिए। तो चलिए, आज हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया, हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस किया, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन के बारे में डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन के बारे में डिस्कस किया, और सोर्स ऑफ मीथेन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, मतलब दैट इज रिएक्शन ऑफ मीथेन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।